हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनुपसर मैथ्स। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। है ना, 7 तक अपन ने पढ़ लिया, बड़े ईमानदारी से पढ़े होंगे, समझे होंगे। आप लोगों ने समझे कि नहीं समझे? चलो, जिसने समझे वो कमेंट करके बता दिया करो। है ना, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स। ओके, प्लॉट द वर्टिसेज ऑफ अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा, बड़ा गहरा नाम है ना सर, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूं ट्राइंगल क्या होता है। अरे सर क्यों मजे ले रहे हो? मैंने कहा नहीं, सुन दो। ट्राइंगल एक थ्री साइड पॉलीगन होता है ना। तीन साइड का एक पॉलीगन होता है। इस पॉलीगन को राइट एंगल कब कहा जाता है? देखो सर, इस ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल है और इन तीनों का सम होता है 180 डिग्री। मैंने कहा वेरी गुड। अब इन तीनों में से कोई एक एंगल 90 डिग्री होगा। मैंने कहा ठीक है भाई, बना देता हूं। ये बनाया अपन ने 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल हो गया। अब एक बच्चा मुझे बताओ कि ये दो एंगल कैसे हैं फिर? हेलो, ये दो एंगल कैसे हैं? सर, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल आपने कहा 90 डिग्री होता है। मैंने कहा यस, ये 90 डिग्री। और तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। मैंने कहा यस। तो सर, इन दोनों का सम जो है, प्लस जो है, वो 90 डिग्री है। ओके बेटा जी। मतलब अगर ये 30 है तो इसको आप बोल सकते हैं 60 डिग्री। यस और नो? अगर ये 40 डिग्री का है तो ये हो जाएगा 50 डिग्री का। यस और नो? ओके। अब बात करते हैं आइसोसेलेस वर्ड का। देखो, अगर आपका एक ट्राइंगल हो, कौन सा भी ट्राइंगल, है ना, कौन से का मतलब यहाँ पे ये है कि ट्राइंगल एंगल के अकॉर्डिंग भी होते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। बट अगर आपका जो ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में कोई भी दो साइड बराबर है, ये दो साइड इक्वल है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। हाँ, इसका सम इन दोनों से बड़ा होना चाहिए, अदरवाइज तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। मान लो ये है 12 सेंटीमीटर, तो इस ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल कहेंगे। दूसरी गहरी बात, अगर ये जो साइड है इसके ऑपोजिट एंगल ये है और इस साइड के ऑपोजिट एंगल ये है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। ये एंगल अगर x डिग्री का है तो ये एंगल भी x डिग्री का होगा। मतलब हमारा जो राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, उस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 45 होगा और इस साइड को और इस साइड को इक्वल ले सकते हैं सर? इसको नहीं ले सकते क्या? मैंने कहा नहीं, ये हाइपोटेन्यूज होती है और सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, इसको इक्वल नहीं ले सकते। इसको एक को बेस बोलते हैं और एक को परपेंडिकुलर बोलते हैं। जिसपे 90 डिग्री बनता है राइट एंगल ट्राइंगल में, उसमें से एक साइड को बेस और एक को परपेंडिकुलर बोल देते हैं। और अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये एंगल 45 डिग्री का मिलेगा और ये एंगल भी कितने का मिलेगा बेटा जी? 45 डिग्री का। वैसे तो इन बातों का इस क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं था ज्यादा, है ना। लेना देना तो है बट ज्यादा नहीं है। मतलब सर, बेस और परपेंडिकुलर ये दोनों साइड बराबर हो सकती है, हाइपोटेन्यूज बराबर नहीं हो सकता, और यहां पे राइट एंगल बनेगा। मैंने कहा यस बेटा। तो हमारा एक वर्टेक्स ओरिजिन पे है। आप बताओ कौन से वर्टेक्स को ओरिजिन पे लेना चाहोगे? इसको, इसको या फिर इसको? तीन है ना, मान लो मैं इनके नाम लिख देता हूं। एक का नाम ए है, एक का नाम बी है और एक का नाम सी है। तुम तुम्हारे हिसाब से बताओ किसको लेना चाहोगे। ले तुम किसी को भी सकते हो भाई, ए बी सी को। बट तुम एक बात बताओ, सबसे मजेदार बात, अगर आप बी को ओरिजिन पे लेते हो, मतलब इसके कोऑर्डिनेट 0,0 रखते हो, तो ये क्वेश्चन बड़े जल्दी चुटकियों में खत्म हो जाएगा। करेगा? कर ले। समझ में आई? पहले एट्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की बातें समझ में आई, ऐसे सेकंड की बताऊंगा, पहले बातें समझेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो चलो फिर इसको प्लॉट करते हैं। तो देखो, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। मुझे कह रहा है कि देखो भाई, एक पॉइंट है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, आप ये बनाना चाहते हैं। इसका नाम मान लो आपने लिखा ए बी सी। बी को आप ओरिजिन मान रहे हैं और 0,0 मतलब इस ट्राइंगल के तीन वर्टिसेज होने वाले हैं। एक वर्टिसेज आपका ओरिजिन रहने वाला है, यही बोल रहे हैं, ओरिजिन एज वन वर्टेक्स। तुमने कहा ठीक है साहब। अब मुझे यहाँ पे जो डिस्टेंस लेनी है वही डिस्टेंस यहाँ पे लेनी है। ये बात क्लियर है आपको? ये तो नहीं हो सकती ना इक्वल में, इसको अलग करते हैं। तो मैंने कहा अगर मैं इसको 4 यूनिट लेता हूं तो बी यहाँ है सर, यहाँ पे बी है। मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ, यहाँ पे बी है, यहाँ लिख देता हूँ बी। अब इससे एक डिस्टेंस लेनी है तो 1 2 3 4, मान लो मैं 4 पे आ गया तो ये 4 यूनिट हो गई। हेलो, हुई कि नहीं हुई? तो अब ऊपर भी यहाँ पे पहुंच गए आप सी पे। ऊपर चलोगे तो कितने यूनिट लोगे भाई? 4 यूनिट ही लोगे, तो यहाँ पे भी 4 पे आओगे, तो ये हो गया आपका ए। अब अगर आप ए और
सी को ज्वाइन कर देते हैं सर, ज्वाइन करना पड़ेगा। मैंने कहा यस बेटा ज्वाइन तो करना पड़ेगा। मैं चलो करके दिखाता हूँ, ए को और सी को ज्वाइन करता हूँ मैं। भाई लो हो जा ज्वाइन। नहीं होगा क्या? अरे रुक, तेरे को करेंगे, ऐसे कैसे ज्वाइन नहीं होगा? डार्क करेंगे पहले तेरे को, फिर तू ज्वाइन होगा। ऐसे नहीं होगा, तू भी बदमाश है हमारी तरह, है ना, हमारी तरह बदमाश है। चलो फिर हो गया ज्वाइन। अब सुनिए भाई, देखिए जरा, क्या आप इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं और इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं? हाँ सर, सी के तो हो जाएंगे 4,0 क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0,4 क्योंकि ये वाई एक्सिस पे। अब दूसरी बात, सर क्या यहाँ पे मैं डिस्टेंस 3 ले लेता तो? मैंने कहा भाई अगर एक्स एक्सिस पे 3 ले रहे हो तो वाई एक्सिस पे भी कितना लेना होता? 3। क्यों? क्योंकि सर राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, बेस और परपेंडिकुलर इक्वल हो सकते हैं, आइसोसेलेस बनवा रहे हो तब तो। हाइपोटेन्यूज तो किसी के इक्वल नहीं हो सकती। क्या आप इस सेकंड क्वाड्रेंट में इस ट्राइंगल को बना सकते थे? क्या आप थर्ड क्वाड्रेंट में बना सकते थे? फोर्थ में बना सकते थे? यस सर, हम यहाँ 4 आते, यहाँ नीचे भी 4 आ जाते, और यहाँ से सीधी लाइन बनाते, सीधी क्यों, यहाँ से ऐसे सीधी लाइन बना के बना देते, बात खत्म। यस सुनो, तो ऐसे बहुत सारे आंसर इसके हो सकते हैं। आई थिंक सो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल या राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, कौन सी दो साइड इक्वल होती है, ये बात तो पता होनी चाहिए हमने को। बेस और परपेंडिकुलर जिस पे राइट एंगल बनता है, आर्म्स ऑफ राइट एंगल, ये राइट एंगल है और इसकी आर्म्स पे, क्लियर है। चलो सेकंड पार्ट को देखते हैं। कह रहा साहब आइसोसेलेस ट्राइंगल होना चाहिए। मैंने कहा वाओ, मतलब राइट एंगल नहीं होना चाहिए? बोले नहीं, विथ वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड अदर इन क्वाड्रेंट फोर। हैं, राइट एंगल भी नहीं है सर, अब कैसे बनाएंगे? ये ऊपर से बड़ी कलाकारी करवा दी इसने, तो हमसे कह रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। मैंने कहा ओके, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। ओके, बना देंगे, बना देंगे क्या? अरे क्या बना देंगे अपन? अरे भाई साहब कमेंट करके बताओ, मुझे ऐसे मजा नहीं आ रहा, है ना। देखो वीडियो हो सकता है तुम्हारे तक लेट पहुंचे, ये भी पॉसिबिलिटी है, मुझे लग रहा है ऐसा। देखो मैं सबसे पहले तुम्हें एक बात बताता हूं, आपको कौन सा ट्राइंगल बनाना है? सर हमें ट्राइंगल बनाना है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, क्या होता है भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल? सर एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें दो साइड बराबर होती है। मैंने कहा ठीक है भाई, ये दो साइड बराबर। अब ये पॉइंट आप ओरिजिन ले रहे हैं, तो ये तो है ओ, 0,0। हाँ देखो मैंने यहाँ पे बी लिखा, ए लिखा, वो आप ओ रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ओ रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। चलो फिर ठीक है सर। मैंने कहा एक तो ओरिजिन रहने वाला, ये बात बोल रहा है उसने ना, यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स। अब दूसरी बात काम की, सर ये जो वर्टेक्स है और ये जो दो दूसरा वर्टेक्स है, मान लिया मैंने इसको थर्ड क्वाड्रेंट में और इसको माना मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में, बट सर कैसे लूं, कहां पे लूं? मैंने कहा देखो इसके लिए आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी। अगर आपका ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये वर्टेक्स है और ये मान लो दोनों साइड बराबर है, तो दोनों साइड जो बराबर है उनका जो कॉमन वर्टिसेज है, वर्टेक्स है, उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। अगर आप क्या ड्रॉ कर दो? परपेंडिकुलर। कहां से करना है? जो दो साइड आइसोसेलेस ट्राइंगल की इक्वल है, उनका जो कॉमन वर्टेक्स है, ये भी तो है वर्टेक्स बट ये कॉमन नहीं है ना दोनों का, उससे अगर आप एक राइट हाइपोटेन्यूस, सॉरी सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, उससे एक हाइट ड्रॉ कर दो। इसको एल्टीट्यूड भी कहा जाता है, हाइट भी बोल सकते हो, कि वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, जो लाइन सेगमेंट बनती है उसे एल्टीट्यूड कहते हैं। बड़ी वाली बढ़िया वाली बात बताओ, ये जो परपेंडिकुलर है ये इस ऑपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब ये क्या बन जाएगा? मिड पॉइंट बन जाएगा भाई। मतलब सर आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर आप कॉमन वर्टेक्स से, जो जो दो साइड इक्वल है उनकी कॉमन वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो परपेंडिकुलर होती है, उसे एल्टीट्यूड के साथ साथ मीडियन भी कह सकते हैं फिर तो। मैंने कहा यस बेटा जी, उसको मीडियन भी कहते हैं। क्या होता है मीडियन? एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनती है उसे मीडियन कहते हैं। तो ये हमारा मीडियन भी हो गया। ओके सर, मैंने कहा ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो ये मीडियन है, अब ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है मतलब ये डिस्टेंस जितना दूर है उतना ही डिस्टेंस ये है। अरे सर अब तो हो जाएगा। मैंने कहा कैसे? बोले सर देखो, मैं क्या करूंगा, इस ओरिजिन को एक वर्टेक्स मानूंगा, कॉमन वर्टेक्स, कौन सा? इक्वल साइड वाला। यहां से मान लो यहां पे आया मैं, तो यहां से 4 यूनिट इधर चलूंगा, 4 यूनिट इधर चलूंगा, एक पॉइंट यहां मिलेगा, एक पॉइंट यहां मिलेगा, इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा और ये मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। मैंने कहा वेरी गुड, समझदार हो गए यार तुम। ये लाइन सीधी होनी चाहिए, तभी तो यहाँ पे वाई एक्सिस इसके साथ क्या बनाएगी? राइट एंगल बनाएगी। क्या बात क्लियर हुई? अगर इतनी बात क्लियर है तो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अपन। ठीक है, चलो फिर करके दिखाता हूं।
आपने कहा सर देखो ये हमारा ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट 0,0, अब यहां से नीचे चलना है कि ऊपर चलना है। मैंने कहा यहां से ऊपर चल, नीचे चल, राइट चल, दाएं चल, बाएं चल, तुम्हारी मर्जी, उधर चल। ठीक है, जैसे मान लो मैं इधर आया 3 यूनिट पे आ गया, तो ये तो मेरा परपेंडिकुलर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाइट होनी चाहिए परपेंडिकुलर, कॉमन वर्टेक्स से। अब एक लाइन तो इधर जाएगी कहीं पे और एक लाइन इधर जाएगी। अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं, मान लो 3 डिस्टेंस पे चला, 3 यूनिट ऊपर, तो नीचे कितने यूनिट चलूंगा, 3 यूनिट चलूंगा। मतलब ये दोनों वर्टेक्स एक दूसरे के कौन से वर्टेक्स है बताइए, जल्दी से बताइए। एक वर्ट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, जितना लेफ्ट है उतना ही राइट होता। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं पर इन दोनों पॉइंट को, कमेंट करके बताओ भाई, मेरे को भी नहीं पता बस। चलो फिर, तो आपने कहा सर इन दोनों को ज्वाइन कर दो, बात खत्म, ये बन गया आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। मैंने कहा भाई अगर इधर बनाता तो सर, मैं मान लो पहले 4 पे आया, फिर यहां से ऊपर जाता, मान लो मैं 4 पे ही जाता, 4 यूनिट ऊपर जाता, तो 4 यूनिट ही नीचे जाता सर यहां पे। अब इस ओरिजिन को यहां ज्वाइन कर देता, यहां ज्वाइन कर देता, ये पक्का मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सर ये कंफर्म है क्या? मैंने कहा हाँ। कैसे सर? मान लो मैं चेक करना चाहता हूं सर, आप में से किसी ने कहा कि सर चेक करना है कि आंसर सही है कि नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई, चलो ये आपका ओरिजिन है, इसको आपने ए माना और इसको मान लिया बी। इस ए के कोऑर्डिनेट बताइए। सर ए के कोऑर्डिनेट -3, मैंने कहा वेरी गुड। बी के कोऑर्डिनेट बताइए। सर बी के कोऑर्डिनेट है -3, मैंने कहा वेरी गुड। तो आपके पास एक ट्राइंगल बना, उस ट्राइंगल में एक पॉइंट है ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट है 0,0, एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है -3, एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है -3, बेटा क्या आप ओ बी डिस्टेंस निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से? क्या आप ए बी डिस्टेंस निकाल सकते हैं? क्या आप ओ ए डिस्टेंस निकाल सकते हैं? आप अगर ये डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगा के, डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर का होल स्क्वायर का अंडर रूट लेना है ना, इन दोनों का होल स्क्वायर का, x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का और y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे, फिर उनको आप प्लस करेंगे और फिर जो सम आएगा उसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो आप देखेंगे कि ओ ए बराबर ओ बी आएगा। सिमिलरली मान लो ये पी क्यू है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके बेटा जी 4,4 और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके 4,-4। यहां पे भी डिस्टेंस निकाल के आप चेक कर सकते हैं। क्या बात क्लियर है? तो मैं दोबारा एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को। हमें कह रहा है कि आपके पास एक ओरिजिन है जिसको आपको वर्टेक्स अज्यूम करना है और प्लॉट करना है वर्टिसेज को, किसके, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल के। तो हमने पहले राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी समझी, क्या होती है, कौन सी दो साइड इक्वल होंगी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दो साइड इक्वल होगी, कौन से दो एंगल इक्वल होंगे। फिर हमने यही प्रॉपर्टी समझ के यहाँ पे अप्लाई की, तो हमने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे तरीके से हम राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं जो आइसोसेलेस होगा, है ना। बेसिकली 4 तो सिंपल तरीके से बना सकते हैं जो चारों क्वाड्रेंट में हो, और उसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। फिर हमें सेकंड पार्ट के लिए कहा कि हम आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है और एक वर्टेक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो हमने कहा इसके लिए हमें पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल की एल्टीट्यूड और मीडियन वाली प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी, उसी की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो जाके ऑपोजिट साइड को मिड पॉइंट पे मिलेगा, और उस प्रॉपर्टी का यूज करके हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाएंगे जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा जिसका एक वर्टेक्स ओरिजिन होगा और बाकी दो वर्टेक्स किधर भी हो सकते हैं। बट आपने कहा सर ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। मैंने कहा वाह, ये तो बड़ी खतरनाक बात बोली आपने। कैसे भाई? क्योंकि सर ये क्वेश्चन इसलिए गलत हो गया कि एक वर्टेक्स तो लेना था आपको थर्ड क्वाड्रेंट में, एक वर्टेक्स लेना था फोर्थ क्वाड्रेंट में। मैंने कहा वाह कितनी अच्छी बात बताई। चलो लेते हैं, ये ओरिजिन है 0,0। अब बताओ यहां से नीचे आओगे, पहले हाइट पे मान लो आप -5 पे पहुंचे, अब -5 से इधर चलोगे, मान लो कोई बच्चा -2 तक ही गया, तो इधर कितना जाएगा, कितने यूनिट जाएगा सर? इधर वो 2 बॉक्सेस गया है, 2 यूनिट गया, तो इधर भी 2 यूनिट ही जाएगा, तो यहाँ पे ही आएगा सर। अब इनको ज्वाइन कर देते हैं, इसका नाम ए ले लेते हैं, इसका नाम बी ले लेते हैं, और इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ओ को ए से और ओ को बी से। अब ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -2, -5, और बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 2, -5। क्लियर है? तो ये वाले क्वेश्चन भी हो सकता है अगर आपका टीचर आपके टीचर है वो आपको स्कूल में कहते हैं कि एक क्वाड्रेंट, तो भाई साहब देखो एक पॉइंट है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, एक पॉइंट थर्ड में होना चाहिए। कई बार ऐसे भी कह सकते हैं एक फर्स्ट में होना चाहिए, एक फोर्थ में होना चाहिए। कहने को वो ऐसे भी कह सकते हैं फर्स्ट में और सेकंड में। सर फर्स्ट और थर्ड में बोल सकते हैं क्या?
ओरिजिन भी होना चाहिए। मैंने कहा नहीं ये तो नहीं चलेगा। क्लियर है? तो इसी के साथ उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लेना भाई, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट देखो बेटे जी, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है क्वेश्चन। द फॉलोइंग टेबल shows the coordinates of points S, M and T। आपके पास 3 पॉइंट है S, M और T। ओके, इन ईच केस स्टेट वेदर M is the midpoint of the segment ST। मतलब आपके पास 2 पॉइंट है S और T, एक पॉइंट ये रहा S और एक पॉइंट ये रहा T। इन दोनों को ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट बनेगी। कह रहा है कि ये जो M पॉइंट है इस पर्टिकुलर केस में, फर्स्ट वाले में, M जो पॉइंट है वो पॉइंट मिड पॉइंट है भाई S और M का, S और T का। मतलब ST डिस्टेंस अगर 10 यूनिट है तो SM डिस्टेंस 5 यूनिट है और MT डिस्टेंस भी 5 यूनिट है। सर ये ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं ना अपन ने। मैंने कहा यार इसमें तो ऐसा करना पड़ेगा, फिर पहले आपको ST डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, फिर आपको SM डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, फिर MT डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। जब आप देखोगे कि सर SM बराबर MT आएगा तब हम बोल सकते हैं कि हाँ जी सर ये बात तो सही है। मतलब आपको 2 डिस्टेंस तो कंपलसरी निकालनी पड़ेगी। फिर किसी बच्चे ने कहा कि सर कोई और तरीका है क्या। मैंने कहा हाँ बेटा एक और मेथड होता है। क्या होता है, अगर आपके पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा, क्योंकि 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से लाइन सेगमेंट बनता है। माना मैंने कि उनके बीच में एक है पॉइंट C जो उनका मिड पॉइंट है। क्या है बेटा ये मिड पॉइंट। तो डिस्टेंस से तो निकाल सकते हैं, बट अगर हमारे पास इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, 2 के भी हैं तो भी हम तीसरे के पता कर सकते हैं। मान लो इसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट माने मैंने x2, y2। तो इस C पॉइंट के कोऑर्डिनेट कंसीडर किए जाते हैं x, y। तो जब आपके पास A और B होता है और उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो आप मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। मतलब x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपके पास 2 पॉइंट हैं उन दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स का सम करना है। तो x1 प्लस x2 और उसको डिवाइड बाय 2 करना है। क्या बात समझ में आई? क्या करना है, अगर हमारे पास 2 पॉइंट है A और B, वो क्वेश्चन कर रहा है कि उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढिए। तो आपको मिड पॉइंट के अगर x और y कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं तो आपको जो 2 पॉइंट दिए हुए हैं उन दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स का सम करना है और डिवाइड बाय 2 करना है। इससे आपका मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करना है, y कोऑर्डिनेट्स का सम करना है और डिवाइड बाय 2 करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास एक पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 7 और एक पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2, 5। मुझे कह रहा है कि इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है M जो इनका मिड पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो मैंने कहा भाई इसके कोऑर्डिनेट मानूंगा मैं x, y। ये हो जाएगा मेरा x1, y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे मेरे x2, y2। तो M पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। तो x1 कौन है आपका भाई 4 है, x2 कौन है 2 है, डिवाइड बाई 2। तो 4 प्लस 2 क्या होता है 6, 6 अपॉन 2 3। सर जरूरी है क्या हर बार ये इंटीजरल वैल्यू आए, इंटीग्रल वैल्यू, इंटीजर या डेसिमल फ्रैक्शन नहीं आ सकता। मैंने कहा आ सकता है बेटा, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हर बार 2 का डिवाइड तो नहीं जाएगा ना, सम ऑफ द x एंड y, x कोऑर्डिनेट्स जरूरी नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है। y1 प्लस y2, तो y1 आपका 7 है, y2 आपका 5 है। तो आप लिखेंगे 7 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 12 बाई 2 दैट इज 6। तो आपने कहा सर ये तो बहुत ही आसान हो गया, 3,6 हो गए इसके कोऑर्डिनेट्स। तो बेटा यही प्रोसेस आपको इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। आपके पास S पॉइंट है, T पॉइंट है, उन दोनों के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 x2 y2 लेने हैं आपको, है ना, x1 y1 x2 y2। और मिड पॉइंट का मतलब M के लिए 0,0 आना ही चाहिए। तो ये हम चेक करने वाले हैं, करें चेक फटाफट। तो मैं इन चारों केसेस को अलग अलग तरीके से लिख देता हूं, फिर हम फटाफट सोल्व कर लेते हैं। इजी सा क्वेश्चन है तो देखिए बेटा जी, ये आपका मैं इनको केसेस मान लेता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फिर हमें कह रहा है इज M इज द मिड पॉइंट, यस और नो बताना है। रीजन फॉर योर आंसर हम बता देंगे। व्हेन M इज द मिड पॉइंट ऑफ ST कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M ST। तो हमने कहा यस, ये रहा वो कनेक्शन, ये रहा वो कनेक्शन जो आपसे पूछ रहा है, तो ये आप लिख सकते हैं। ओके, तो चलो फर्स्ट पार्ट देखते हैं।
ये आपका एस पॉइंट है, ये आपका टी पॉइंट है। एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -3,0, टी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3,0। ओके, नाउ एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो आपने कहा सर मिड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आएगी, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, दैट इज -3 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। -3 प्लस 3 जीरो होता है, तो 0/2 दैट इज 0। y कोऑर्डिनेट्स क्या होगा मिड पॉइंट का, y1 प्लस y2/2, y1 प्लस y2 दैट इज 0 प्लस 0/2, इट इज 0/2 अगेन 0। देखो एक बात तुम बड़ी ध्यान से समझना मेरी, आपके सिलेबस में मिड पॉइंट से रिलेटेड कोई थ्योरम या कोई फॉर्मूला नहीं था। तो हमने कहा कि अगर मान लो हमारा टीचर कह रहा है कि सर ये बात तो गलत है, तो क्या करूं मैं। तो मैंने कहा भाई ये वाली बात समझाई ना मैंने, यहां से आप एस एम डिस्टेंस निकालें और एम टी डिस्टेंस निकालें। अगर एस एम बराबर एम टी आता है तब तो आप बोल सकते हैं यस सर ये बात एकदम सही है कि m इज द मिड पॉइंट। अगर एस एम इज नॉट इक्वल टू एम टी आता है तो हम कह देंगे डिस्टेंस बराबर नहीं है। तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक डिस्टेंस निकालनी आती है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर नाउ, तो मैंने कहा कि भाई x कोऑर्डिनेट आया 0 और y कोऑर्डिनेट आया 0, क्या यही m पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें फर्स्ट पार्ट में। हमने कहा यस, तो हम लिखेंगे यस। तो आप यहां पे लिख सकते हैं बाय मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स, या थ्योरम बोल सकते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम। हमने मिड पॉइंट थ्योरम लगा दी यहाँ पे। अरे भाई मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालने की थ्योरम है ना, ये प्रोसेस है ना। फॉर्मूला बोल सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला बोल सकते हैं, थ्योरम नहीं बोलना चाहते आप, फॉर्मूला बोल दो, मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या बात क्लियर हो रही है भाई सबको। तो ये तो सेम ही आएगा, हम इसी की हेल्प से करेंगे, ये और जो भी आएगा। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। हमने कहा ये पॉइंट है x1 y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2। x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x1 प्लस x2 दैट इज 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, 6/2 दैट इज 3। सिमिलरली y क्या आएगा बेटा, 3 प्लस 5/2, 3 प्लस 5 कितने होते हैं 8, 8/2 इज 4। तो अभी आपका इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग m पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए, 3,4 होने चाहिए। अगर 3,4 है तो हमारा आंसर सही है, मतलब क्वेश्चन में यस लिखना है अपने को, अदरवाइज तो नो ही लिखेंगे। तो आपने कहा यस सर ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई। थर्ड पार्ट देख लो। एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, टी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0,-10। ये हो गए आपके x1 y1 और ये हो जाएंगे आपके x2 y2। बताओ भाई x कोऑर्डिनेट क्या लिखूं मैं, x1 प्लस x2, 0 प्लस 0/2 दैट इज 0। भाई 0 प्लस 0 0, 0/2 0। चलो फिर y बताइए, y1 प्लस y2, 0 प्लस -10 डिवाइड बाई 2 दैट इज 0 -10 डिवाइड बाई 2। और 0 -10 कितना होता है, -10 ही होता है। तो आंसर आ गया -5। तो आपके m पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए, 0,-5 होने चाहिए। तो आपने चेक किया, ओहो सर 0,5 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो नो, ये गलत बात है। मैंने कहा ठीक है भाई। फोर्थ पार्ट देखिए, ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2। तो आप क्या कहेंगे, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, -8 प्लस 6 x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। हाँ जी भाई जल्दी से बताइए, -8 प्लस 6 कितना होगा। मुझे पता बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसमें कि आंसर प्लस कट हुएगा माइनस कट हुएगा, इन दोनों को प्लस करना है इन दोनों को माइनस करना है, समझ में नहीं आ रहा सर। मैंने कहा भाई देख, माइनस का तो 8 है, प्लस का 6 है, तो आंसर तो माइनस का आएगा क्योंकि माइनस के पास बड़ी डिजिट है। और जब दोनों के पास डिफरेंट साइन होते हैं और प्लस माइनस करने हैं तो क्या करना है, बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट माइनस कर दो। 8 में से 6 माइनस करोगे तो क्या आएगी, 2 आएगी, अपॉन में 2, और ये आंसर आ गया -1। क्या आ गया बेटा जी, -1। सिमिलरली y क्या हो जाएगा, 7 प्लस -3 डिवाइड बाई 2। तो आप इसको लिख सकते हैं 7 - 3 डिवाइड बाई 2, इट इज 4/2। 4/2 क्या होता है 2। तो आपने कहा सर m पॉइंट के कोऑर्डिनेट होने चाहिए -1,2। ये सुनो, हमने चेक किया क्या आ रहा है, 0,-2 आ रहा है। क्या ये सही है क्या, नहीं सर ये तो इनका मिड पॉइंट नहीं है, बिल्कुल ही नहीं मान सकते हम, क्योंकि हमने तो चेक किया है। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया अपना। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो क्या करना है, कमेंट करके पूछना है। चलो फिर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया, 10 देख लेते हैं। अरे भाई 10 किधर गया, ये तो 9 ही चल रहा है भाई, ये रहा 10। यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी गिवन दैट m इज द मिड पॉइंट ऑफ a एंड b।
अब अगर आपको मिड पॉइंट वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें समझाया है वो नहीं पता तो, और अगर वो पता है तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो भाई क्या कह रहा है, पहले मैं समझा देता हूं तुम्हें। आपको कह रहा है कि यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी given that m is the midpoint of a and b। मतलब एक पॉइंट है a जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3, -4, एक पॉइंट है b जिसके कोऑर्डिनेट हैं x, y। हमें कह रहा है कि इन दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनेगी उसका मिड पॉइंट कौन है, m है, और कोऑर्डिनेट है उसके -7, 1। क्या क्वेश्चन समझ में आया? पहली बात तो ये होती है ना, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए सर क्या कह रहा है। तो कनेक्शन है यू फाउंड, आपको पता करना है क्या कनेक्शन है, और उस कनेक्शन की हेल्प से आपको बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो x, y दे रखे हैं। तो देखो बेटा जी, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन को करने की तो मिड पॉइंट से करना और डिस्टेंस फॉर्मूले से करना दोनों सही है। ज्यादा सही डिस्टेंस फॉर्मूला है यहां पे, क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में मिड पॉइंट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अपने बेसिक्स पढ़ा था एंड ऑफ एक्सरसाइज का, क्या आपको कहीं पे दिखा था कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालने? मेरे हिसाब से तो नहीं है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यस बेटा जी, वो तो नहीं है, तो हमें बेसिक क्या लगाना चाहिए फिर? तो हमने कहा सर देखो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, ए एम जो डिस्टेंस होगी और बी एम जो डिस्टेंस होगी, इन दोनों को इक्वल रख के इसको सोल्व कर सकते हैं। यस सुनो, इक्वल रख के क्या कर सकते हैं बेटा जी, सोल्व कर सकते हैं। बट इसमें हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है ना? तो आप एक बार इसको ट्राई करके देखना। अगर आपको भी लगे कि हाँ सर प्रॉब्लम तो आई है और हमें इसका सॉल्यूशन ढूंढना है तरीके से, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता दूंगा। बट अभी मैं आपको इसको बता रहा हूं मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है? देखो भाई आपको पता है कि ये दो पॉइंट है ए और बी, इनका मिड पॉइंट एम है। तो आप इसके कोऑर्डिनेट्स को मानोगे x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स को मानोगे x2 y2। हमने कहा सर इसको अगर मैं एक्स वाई लिख देता हूं तो ये तो देखो सर यहाँ पे भी एक्स वाई लिखा हुआ है। मैंने कहा चल ठीक है, मैं आपकी बात मान गया, इसको मैं एम और एन मान लेता हूं। तो हमने यहाँ पे लिखा बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, हम क्या लिख सकते हैं या कॉन्सेप्ट, एम की वैल्यू क्या होगी, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड वैल्यू ऑफ एन इज y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। यस और नो? तो m कितना दे रखा है -7 इक्वल में x1 कितना दे रखा है 3 प्लस x2 x डिवाइड बाई 2। देखो न्यूमरेटर सोल्व हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, डिनोमिनेटर तो अपनी जगह सोल्व ही है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को सोल्व करने के लिए क्या करना होगा सर, हमें देखो इस न्यूमरेटर वाले की वैल्यू निकालनी है। जो हमारा x है वो न्यूमरेटर में है, तो पहले इस डिनोमिनेटर को ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे 2 डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा -7 इंटू 2 इक्वल में 3 प्लस एक्स। अब मैं इन दोनों को रोटेट करके लिख रहा हूं, मतलब इसको इधर लिख रहा हूं और इसको इधर लिख रहा हूं, तो दोनों को रोटेट करने से साइन चेंज तो होने वाला नहीं है, तो यहीं पे कर लेते हैं आराम से। देखो बेटा जी, ये हो जाएगा -14, मैं रोटेट नहीं कर रहा हूं, चलो फिर 3 प्लस एक्स। अब बेटा मुझे x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ 3 प्लस में है और खुद भी प्लस का है, तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -14 -3 इक्वल में x। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, -70। अरे सर x तो आ गया, बड़े जल्दी आ गया। मैंने कहा ठीक है, जल्दी आना चाहिए था। सिमिलरली n की वैल्यू देखो, इस वाले को पोर्शन को सोल्व करते हैं, तो n इज 1 इक्वल में y1 इज -4 प्लस y2 इज y डिवाइड बाय 2। क्या करोगे सबसे पहले, इस 2 को उधर मल्टीप्लाई करने के लिए भेजोगे, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा इक्वल्स टू -4 प्लस वाई। 1 इंटू 2 2 होता है इक्वल्स टू -4 प्लस वाई। यहाँ पे दो टर्म है, दोनों टर्म प्लस माइनस हो रही हैं, यहाँ पे इन दोनों के बीच में प्लस हो रहा है, तो इसको इधर भेजेंगे -4 को, तो ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा बेटा 2 + 4 इक्वल में y। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 6। क्या आपको बात समझ में आई? अरे कोई दिक्कत? पक्का? चलो फिर, तो आपने कहा सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी इज, पहले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे -17, फिर y कोऑर्डिनेट लिखेंगे 6, तो आंसर आ गया -17, 6। क्लियर है सबको? इजी है, समझ में आ गया ना?
तो यहाँ पे क्या होता है, देखो अभी मैं बताता हूँ तुम्हें। जब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं हम, तो ए और बी के पॉइंट्स पता हो तो एम के निकालना आसान है ना, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। बट अभी हमारे पास क्वेश्चन कितने मजेदार होंगे, कई बार वो ए के कोऑर्डिनेट गायब करेगा, बी के दे देगा, मिड पॉइंट के दे देगा। हो सकता है कि इसमें से एक कोऑर्डिनेट दे दे, दूसरा गायब कर दे, है ना, यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है। तो उस चीजों को हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसी के साथ आज की क्लास को देते हैं थोड़ा सा विराम। कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्लास में हम इन चीजों को और अच्छे से समझें। तब तक आप इन चीजों को थोड़ा प्रैक्टिस करके आए, समझ गए हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट करते हैं, अपन पढ़ लेंगे आराम से तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं है। लाइव क्लास भी अरेंज कर रहा हूं तुम्हारे लिए, लाइव क्लास में भी पढ़ेंगे आराम से। ओके बेटा जी, क्लियर है? चलो फिर बाय, थैंक यू।